चलिए, तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड के बारे में, और उनको कैसे पहचानते हैं वो उसकी आपने बात की थी। ठीक है, तो आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्किल हैलाइड्स पहचानने के बाद SN1 SN2 मैकेनिज्म कौन देता है, पहले उसकी चर्चा हुई थी। आज अपन और उसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे आएगा विनाइलिक या विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स और एक दूसरे हैं एलाइल हैलाइड्स। ठीक है, इसी को लिखने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, विनाइल या विनाइलिक बोल देते हैं। ठीक है ना, विनाइलिक हैलाइड्स, या इसी को अपन कह सकते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विनाइल हैलाइड में आप एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसा याद रख लें, आसान होगा। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन से हेलोजन लगा हो तो वो विनाइल हैलाइड होगा। आसान रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह का समझोगे तो आप। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ना? जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है उसी से आपने हेलोजन जोड़ दिया, ये विनाइल हैलाइड हो गया। और अगर ऐसा हो जाए कि एक कार्बन की डिस्टेंस पर आ जाए, अब हमने ये कर दिया, ये देखिए यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उस कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं बल्कि उसके बगल वाले कार्बन से अगर लगा है, ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो, तब अगर डबल बॉन्ड यहां पर है तब आप उसको क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड्स। ये मैं अभी आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूं, जैसे आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का, है ना, तुरंत देख के पता चल जाए। तो इसी तरह से विनाइलिक हैलाइड्स और एलाइलिक हैलाइड्स, अगर आपसे कभी कोई इनकी रिएक्टिविटी पूछ ले कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, विनाइलिक हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है कि एलिलिक हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात आ जाए तो रिएक्टिविटी अगर कोई पूछ बैठे, रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में बोलोगे एलिलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, एलिलिक हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू विनाइल हैलाइड्स। ऐसा क्यों? तो आप इसका जो रीजन देंगे, अगर हम यहां पर लिख देते हैं पहले तो, ठीक है, एलिलिक या एलिल हैलाइड आर मोर reactive as compared to vinyl halides। ठीक, ऐसा क्यों है? इसका एक छोटा सा रीजन आप देखें। अगर इसको हम हेलोजन निकाल दें तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये X हटा, ठीक है। अगर X हट गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आप हटा के देखें इसको, ये आपने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये X हटा, ठीक है, आपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का होना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना, आप उसे क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बन के ऊपर यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो कि विनाइल से बना है तो ये क्या कहलाएगा? विनाइल कार्बोकैटायन। ये क्या कहलाएगा? विनाइल कार्बोकैटायन। और ये क्या कहलाएगा? एलिलिक या एलाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है, एलिलिक कार्बोकैटायन में रेजोनेंस पाया जाता है। कैसे? मान लीजिए ये डबल बॉन्ड मैं शिफ्ट करके यहां कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, वो कहलाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब एलिल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस होता है। तो एलिल कार्बोकैटायन shows resonance, ठीक है। जबकि विनाइल कार्बोकैटायन में नो रेजोनेंस। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट करोगे? कोई जगह नहीं है, ठीक है, नो रेजोनेंस। और जो रेजोनेंस शो करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये बात तो सिद्ध हो गई अभी तक के देखने में कि एलिल कार्बोकैटायन shows resonance, therefore it is more stable, it is more stable। ठीक है, और ये होगा लेस स्टेबल। मतलब अगर हम कंपेयर करें एलिल कार्बोकैटायन को और विनाइल कार्बोकैटायन को तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एलिल कार्बोकैटायन। ठीक, अब बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा।
एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल, हर कोई चाहता है वो स्टेबल रहे, एंड सो इज दे आल्सो, ये भी चाहेंगे कि स्टेबल हो। तो अब आप बताइए एलिल हैलाइड अगर अपना ये हैलोजन छोड़ दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिल कार्बोकैटायन में। विनाइल हैलाइड अगर अपना हैलोजन छोड़ दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विनाइल कार्बोकैटायन में। ठीक है, अब ये बताइए कि एलिल इस रूप में रहना चाहेगा कि इस रूप में आना चाहेगा, कार्बोकैटायन के रूप में आना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो एलिल हैलाइड अपने इस रूप से इस रूप में आना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। तो अपने इस रूप से इस रूप में आने के लिए उसको क्या छोड़ना पड़ा, हैलोजन। तो हैलोजन छोड़ना पड़ा मतलब ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, मतलब अपने आप को ज्यादा रिएक्टिव बनाना पड़ा। समझ में आई बात। तो अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए उसको अपना हैलोजन छोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर हुआ। और ये उतना स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये अपना हैलोजन छोड़ने के लिए उतना उतावला नहीं। क्लियर हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है जब ऐसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एलिल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू विनाइल हैलाइड्स। अब यहां पर बिकॉज एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये क्लियर हुआ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि देखिए अजीब लगता है सुनने में, हम एक को क्या बोल रहे हैं, एलिल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव, ये बोल रहे हैं एलिल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू विनाइल हैलाइड बिकॉज एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो सुनने में अजीब लगता है, कई बार जल्दी से बोल दो तो बच्चे कहते हैं कैसे उसी को रिएक्टिव बोल रहे हैं, वो स्टेबल बोल रहे हैं। पर अब क्लियर हुआ, समझ में आया ना कि क्या बोल रहा हूं कि एलिल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए वो इसमें आना चाहता है तो अपना हैलोजन लीव कर देता है। ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा अभी विनाइल हैलाइड एंड एलिलिक हैलाइड। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब अपन पढ़ेंगे बेंजाइल हैलाइड, बेंजल और बेंजो। चलिए ठीक है, क्लियर। आइए तो अब अपन देखेंगे, सपोज एक चीज में और है, सपोज हमने ये बनाया, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये लगा दिया हमने हैलोजन, ठीक है, ये विनाइलिक है कि हेलोएरिन है, क्या होगा बताएं, विनाइलिक होगा कि हेलोएरिन होगा। कुछ लोग इसको जल्दी में बोल देते हैं कि ये हेलोएरिन है, क्योंकि ये बेंजीन से यहां पर जुड़ा हुआ है और ये रिंग इसको समझ लेते हैं। नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, ये बताइए कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा उसी कार्बन से हेलोजन लगा है, तो ये कैसा हो गया, विनाइलिक हैलाइड। यही केस अगर यहां पर होता तो ऐसा देखिए, ये कैसा हो जाएगा, मेरे उस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर डबल बॉन्ड है उससे एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये आपका ये कैसा हो गया, विनाइल हैलाइड, और ये क्या कहलाएगा, हैलाइड। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक, तो विनाइलिक और एलिलिक के बाद अब बनाते हैं थोड़ा सा क्या, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, फिर तुरंत ही आते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, देखिए कभी भी अगर आपने ऐसा लिखा है ये, और यहां पर आपने लिखा CH2Cl, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, हैलोजन बेंजीन रिंग से सीधे नहीं जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो हेलोएरिन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर OH होता तो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है C6H5CH2, इस ग्रुप को कहेंगे आप क्या, बेंजाइल। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी बात पे यहीं पर लागू है, कहीं भी हो सकती है। तो ये बेंजाइल क्लोराइड, और इस पे देखिएगा CHCl2, ठीक है, ये होगा बेंजल। तो जब C6H5CH आ जाए तो आप इसको क्या कहेंगे, बेंजल, और दो क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, डाई क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल। और तीसरे पे चलते हैं, कोई भी एचअप वहां पर नहीं है, हर जगह आपने क्या लगा दिया है, Cl, तो ये हो जाएगा बेंजो। ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड, मतलब अगर बेंजो होगा तो ट्राई क्लोराइड ही होगा, और अगर बेंजल होगा तो डाई क्लोराइड होगा।
और अगर बेंजाइल है तो एक ही क्लोरीन लगा होगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये है बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपने अगर देखा जाए शुरू से तो एल्किल हैलाइड देखा, एरिल हैलाइड देखा, फिर आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड देखा, उसके बाद में आपने विनाइल और एल्किल हैलाइड देखा, और अभी आपने देखा बेंजाइल, बेंजल और बेंजोट्राइड। ठीक है, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इस कार्बन और हैलोजन से जहां कहीं भी अपन ये बात करते हैं, देखिएगा, जो सपोज हम बात कर रहे हैं CH3Cl की, ठीक है, तो CH3Cl में ये जो हैलोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये कुछ ऐसा आएगा CH3Cl। तो जब हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं या हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं या हम किसी भी प्रकार के हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात करेंगे, कार्बन और हैलोजन के ये जो बॉन्ड है इसके नेचर की बात करेंगे। तो अब अपनी जो हेडिंग आएगी वो आएगी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बॉन्ड, नेचर ऑफ दिस बॉन्ड। तो हेडिंग डलेगी नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आइए इसको हेडिंग डाल देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ C' बॉन्ड। ठीक है, ठीक, तो यहां पर अगर हैलोजन की बात हो रही है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हम इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सपोज हमने बात करी CH3F की, फिर उसके बाद में आता है फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, फिर आता है CH3Br ब्रोमीन, फिर आता है CH3I, ठीक है, आयोडीन। तो ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, अब आप एक चीज गौर करिए, थोड़ा सा लीक से हट के समझाता हूं आपको। अगर अपन देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऊपर से नीचे आने में साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। ठीक है, फ्लोरीन साइज में सबसे छोटा है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अगर ये पीरियोडिक टेबल का, तो ये क्या करेगा, कार्बन से बहुत मजबूती से जुड़ा होगा। तो फ्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत होगा। तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत अधिक है। अब जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लंबा हो गया तो ये बॉन्ड कमजोर हो गया। ये ब्रोमीन का, कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड और डिस्टेंस बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये और कमजोर हो गया। CH3 और I यानी कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड और लंबा हो जाएगा, वो और कमजोर हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देखिए, सिर्फ इस बात को याद रखिए कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट इज टाइटली बॉन्डेड विद द कार्बन। तो अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी C और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड में होगी कि नहीं होगी, तो ये सीक्वेंस ऐसी होगी कि नहीं होगी, CF बॉन्ड बहुत मजबूत, उससे थोड़ा कमजोर, फिर और कमजोर और कमजोर। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस यही होगी। तो अगर हम इसी को चेंज करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड अगर मजबूत है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो ये देखिए यही सीक्वेंस आएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच। अब अगर ये बॉन्ड मजबूत है तो इसको तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ बैठे तो भी यही सीक्वेंस हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी। अगर हम बात कर रहे हैं ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, जल्दी टूटेगा नहीं, जल्दी टूटेगा नहीं मतलब बॉन्ड बना रहेगा, बना रहेगा मतलब स्टेबल रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि CF बॉन्ड जल्दी नहीं टूट रहा, मतलब आप क्या कह रहे हो कि वो स्टेबल है। तो अब एक नया सीक्वेंस अगर अपन देखें, स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी की भी सीक्वेंस यही होगी फिर। ठीक, स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है, रिएक्टिविटी। तो अगर स्टेबिलिटी की सीक्वेंस ऐसी है तो रिएक्टिविटी की सीक्वेंस ऐसी हो जाएगी। जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, जो बहुत कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, अब आप बात करिए बॉन्ड लेंथ की।
बॉन्ड लेंथ। अब अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो स्वाभाविक है ऊपर से नीचे आने पे देखिए आकार बढ़ता है, यानी कार्बन से फ्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन में साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हालांकि मैंने बॉन्ड लेंथ इसीलिए बढ़ते क्रम में थोड़ा सा दिखाया था यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक, तो अब आप देखिए कि अगर इतनी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हमने, ये जो जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ का, सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रख के बनाया है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये बहुत ही मजबूती से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा। तो बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस और बॉन्ड स्ट्रेंथ की सीक्वेंस और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की सीक्वेंस और स्टेबिलिटी सीक्वेंस सेम है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर यही आना है। फिर उसके बाद में रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्टेबिलिटी का, और बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ते हुए ऑर्डर में दिखाई दी गई क्योंकि साइज बढ़ रहा है फ्लोरीन से आयोडीन आने में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक अगर थोड़ा सा लीक से हटेंगे, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछ ले डेंसिटी का पूछ ले, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाए तो स्वाभाविक है डेंसिटी घट जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे आने में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। आप ऐसा सोचिए कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में मास कई गुना बढ़ जाए अगर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सोचने की बात है। मतलब एक कंसेप्ट ये लग रहा है कि वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घट जानी चाहिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मास कई गुना अगर बढ़ता चला जाए तो वॉल्यूम वाले फैक्टर को दबा देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ज्यादा अच्छा है ऐसा सीधा कभी ना बोल के कि डेंसिटी इंक्रीजेस, ऐसा बोलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो आपका आंसर उसमें छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो डेंसिटी को अपन क्या बोल रहे हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑल्दो इट इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट इट्स बेटर टू से कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। इससे सामने वाले को ये एक्सप्लेन हो जाता है अपने आप ही कि वो क्या कहना चाहते हो तुम। ठीक है ना, तो डेंसिटी का भी सीक्वेंस क्या हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आयोडीन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसीलिए मैंने कहा ना कि मास कई गुना बढ़ गया है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। ये क्लियर हुआ यहाँ पर, समझ में आ गया आपको। तो अभी आपने जाना नेचर ऑफ द CX बॉन्ड के बारे में, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का क्या नेचर है और कौन ज्यादा रिएक्टिव था कौन कम रिएक्टिव था, उस पर चर्चा हुई। अब अपन रिएक्टिविटी को ही कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, किसमें, एल्किल हैलाइड और आपके एरिल हैलाइड्स में, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं किसके, RX की रिएक्टिविटी और ARX की रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, सपोज अपन उठाते हैं क्वेश्चन, CH3Cl की बात कर लेते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं C6H5Cl। लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हो आप, C6H5Cl ऐसा करके। ठीक है, ये हर जगह यहाँ पर तो कार्बन लगा होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ठीक है ना, ऐसा करके ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर अपन इसको बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, इन दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में, ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बनता है कैसे कि हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड्स, या ऐसा क्वेश्चन और भी चेंज कर सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइए इसमें अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो अभी देखें ये है रिएक्टिविटी सीक्वेंस। अब ऐसा क्यों है इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, यहां पर आप देखिए हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये आप सब जानते हैं कि बेंजीन में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस है क्या, अभी के लिए तो इतना ही समझिए आप, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन में अभी नहीं जा रहे हैं, पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, फॉर टाइम बिंग आप इतना जान जाओ कि रेजोनेंस को हम क्या कह रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर जाना, बिखर जाना, कभी यहां कभी यहां ऐसे करके। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर होगा कभी यहां पर होगा कभी यहां पर होगा, चेंज करता रहता है। ठीक है,
तो जब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसी भी स्थिति निर्मित हो सकती है कि वो यहां पर भी जा सकता है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए अगर ये इधर गया तो क्या हल्का सा डबल बॉन्ड का गुण नहीं आ जाएगा यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में, हल्का सा डबल बॉन्ड, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर डीलोकलाइज हो रहे थे बेंजीन रिंग पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, बिखर रहा था, वो कभी घूमते फिरते यहां भी चला गया। तो यहां पर आपका कैसा कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां तो प्योरली सिंगल है, प्योरली सिंगल बॉन्ड। और अब आप तो ये जानते ही हो ना कि डबल बॉन्ड मजबूत होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो मजबूत होता है मतलब ये जल्दी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा मतलब ये क्लोरीन जल्दी रिलीज नहीं होगा, अर्थात रिएक्टिविटी कम, और यहां पर सिंगल बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो यहां पर आप देखें, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्किल हैलाइड व्हाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या क्वेश्चन मैंने कहा है, हेलोएरीन्स आर लेस reactive than alkyl halides. Why? ठीक है, तो इसका आंसर क्या देंगे यार, आंसर क्या आएगा इसका, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स का आंसर क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर arising ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्या बोलेंगे, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड because of partial double bond character of C-X bond in haloarenes arising due to resonance। आप ऐसा आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, कुछ भी इधर उधर का नहीं, बस टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ठीक है, और नंबर लीजिए, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्किल हैलाइड्स बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द CX बॉन्ड इन हेलोएरीन्स arising ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण जो उत्पन्न हुआ है डबल बॉन्ड का गुण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए वो जल्दी इसको टूटने नहीं देता। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया आप लोग को? चलिए आइए, आइए तुरंत बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स में ये लास्ट आपका थोड़ा सा डाई हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दो हैलोजन जुड़े होंगे, ये डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स दो तरह के आपको बताएंगे, एक बताएंगे जेम डाई हैलाइड्स, वर्ड पूरा होता है जेमिनल, और एक होता है विस डाई हैलाइड, उसका वर्ड है विसिनल। ठीक है ना, तो आप क्या कह सकते हैं इनको, जेम डाई हैलाइड, और क्या कहेंगे, विस डाई हैलाइड। ठीक है, जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। जेम में कैसे याद रखेंगे, दो हैलोजन लगाना है अपने को, दो हैलोजन लगाया, ये एक ही कार्बन पर जब दोनों हैलोजन जुड़े हों तो आप उसको क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड। ठीक, और जब कार्बन अलग अलग हो जाए, एक हैलोजन यहां पर है और एक हैलोजन यहां पर है, तो ये क्या है, विस डाई हैलाइड। ठीक है, याद रखने के लिए, एक ही कार्बन पर जमे हैं तो, एक ही कार्बन पर जमे हैं तो जेम। ठीक है, तो ये जेम डाई हैलाइड और ये विस डाई हैलाइड। इनकी भी अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहां पर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस पे भी आप बोल सकते हो कैसे। ठीक है, इसके आने की संभावना तो वैसे नहीं है जल्दी कि बोर्ड में पूछे क्वेश्चन पर यहां से, पर फिर भी आप इतना जान जाएं कि ये कम रिएक्टिव क्यों है। देखिए, हैलोजन में कैसा टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण होता है, तो ये इसको नहीं हटने देगा, ये इसको नहीं हटने देगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, one halogen which has got electron attracting
tendency does not allows the other halogen to go out। ठीक है ना, तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इन द प्रेजेंस ऑफ वन हेलोजन विच हैज गॉट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी अनदर हेलोजन कैन नॉट बी पुल्ड आउट। ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ वन हेलोजन which has got electron attracting tendency another halogen cannot be pulled out। ठीक है, therefore it is less reactive as compared to vis dihalide। ये बात क्लियर हुई। इसके एक नाम पे देखिएगा, इथाइलिडीन, इसकी स्पेलिंग को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ये इसका जनरल नेम है। मैं इसलिए इसको जोड़ देके बताया कि इसमें ये लिखा जब जाता है तो ई यानी ईन आ जाता है वर्ड, और कई बार ये बच्चों को धोखा देता है। जैसे ही इथाइलिडीन बोला तो बच्चे सोचते हैं कि कंफर्म इसमें डबल बॉन्ड तो होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, इसका जो जनरल नेम देते हैं तो क्या बोलते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड, और आईपीसी तो आपको बन ही जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से इसके नाम पे देखिए, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसको क्या बोल रहे हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड। यहां पर भी देखिए आपको ईन आ रहा है। अच्छा, यहां पर आप देखिए कि यहां पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया डाइक्लोराइड, और यहां पर मेंशन किया गया है, और ये फील यहां पर भी देखिए वही दे रहा है, डबल बॉन्ड का। तो इनके ये दोनों जनरल नेम मैं चाहूंगा कि आप हमेशा जुबान पर रखें कि इसको कहते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड और इसको कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर कई बार ऐसा नहीं लिखता 1,1 डाइक्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद aqueous KOH टू गिव प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, इथाइलिडीन क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous KOH, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, और इथाइलिडीन क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, आइडेंटिफाई, तो वो क्वेश्चन अलग रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जनरल नेम यहां पर याद रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको जोर देके बताया। ठीक है।